हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम साइंस रिवीजन सीरीज के 5 पार्ट की बात करेंगे, जिसमें हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका इसमें है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, डिफिनेशन आपसे पूछी जाएगी। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड, ब्रेक इट डाउन एंड यूज यूज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। यानी न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म, कोई भी जो जीव होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, वो फूड को पहले इनटेक करता है यानी खाता है, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन करता है यानी डाइजेशन करता है, और उसके बाद क्या होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस। उसके बाद उस एनर्जी का यूज करता है वो अपनी ग्रोथ के लिए और अपने जो टिश्यू जो सेल्स है उनको रिपेयर करने के लिए। यानी एक पूरा प्रोसेस जिसमें फूड टेकन से लेके एनर्जी रिलीज और उसका यूज, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे बात करें टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन मेनली दो टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रिशन को अगर आप डिवाइड करेंगे तो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। कुछ जीव में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है और कुछ जीव में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब होता है खुद से, यानी जो खुद को क्या करे, खुद से न्यूट्रिशन प्राप्त करे। जैसे कि आपका क्या है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। दे यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं? ये सनलाइट का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और वाटर का यूज करते हैं, जिससे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, और इसी प्रोसेस में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। जो हम लोग सांस लेने के लिए यूज करते हैं, उस ऑक्सीजन को इसी प्रोसेस के थ्रू रिलीज किया जाता है। जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं कि ये यूज करते हैं सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड वाटर को, और अपना फूड यानी ग्लूकोज बनाते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ध्यान रखिएगा, अर्थ पे एक ही ऑर्गेनिजम्स है जो कि क्या करते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो हमेशा इसका एग्जांपल आपका क्या रहेगा? ग्रीन प्लांट्स रहेगा। ग्रीन प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यही मैंने भी आपको बताया कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फूड मेकिंग के पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग दो चीजें यूज करते हैं। एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स अपने स्टोमेटा के थ्रू इन्वायरमेंट से ऑब्जर्व करते हैं, और दूसरा क्या होता है? वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वाटर को प्लांट्स अपने रूट्स की हेल्प से, सॉइल से यानी मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इन दोनों को जब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रिएक्शन कराया जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपका ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या क्या कहा जाता है? इसी प्रोसेस को, इसी इक्वेशन को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। इसी इक्वेशन को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। आगे बात करें, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये जो रिएक्शन हुई है, ये इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में हुई है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल। कहाँ पे होती है फोटोसिंथेसिस? लोकेशन क्या है इसकी? तो ये क्लोरोप्लास्ट में होगी, और प्लांट सेल में ही फोटोसिंथेसिस होती है। द ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल ऑब्जर्व सनलाइट फॉर एनर्जी कन्वर्जन। जो आपका ग्रीन पिगमेंट्स यानी जो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स के लीफ के अंदर, वही ऑब्जर्व करता है सनलाइट को। किसके लिए? कन्वर्जन के लिए, यानी सनलाइट को ऑब्जर्व करता है एनर्जी कन्वर्जन के लिए, यानी फूड को बनाने के लिए, फूड मेकिंग के लिए सनलाइट को क्या करता है? ट्रैप करता है।
वाटर इज ऑब्जर्व बाय द रूट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स लीव थ्रू द स्टोमेटा। यही मैंने भी आपको ऊपर बताया है कि वाटर जो है ऑब्जर्व किया जाता है रूट्स के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करती है लीफ में, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू इंटर करती है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, ग्लूकोज प्रोड्यूस आइदर यूज्ड फॉर एनर्जी और स्टोर्ड एज अ स्टार्च। कह रहे हैं जो प्लांट्स में ग्लूकोज बना है ये या तो प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज हो जाएगा या फिर अगर एक्स्ट्रा बन जाता है तो वो स्टोर कर लिया जाएगा एज अ स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च आपका एक पॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड का। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट, और इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाई प्रोडक्ट, जिसका यूज हम लोग रेस्पिरेशन के लिए करते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं? प्लांट्स विद ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और कॉल्ड प्रोड्यूसर्स इन अ फूड चेन। जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें फूड चेन और फूड वेब पढ़ाया गया, वहां के लिए इस पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि प्लांट्स विद ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। और जब आप फूड चेन की बात करेंगे तब आपको वहां पे 3 पॉइंट्स मिलेंगे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, कार्निवर्स। तो यहाँ पे ये चीज आपको पता चलेगी। ध्यान रखिए, फूड चेन में इन्हें क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। अब हमारा दूसरे टाइप के न्यूट्रिशन की बात है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो देखिए, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ का जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को नहीं बनाते हैं। अब जब बनाएंगे नहीं, कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड की सिंथेसिस नहीं कर रहा है और उसे फूड चाहिए, तो वो क्या करेगा? दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेगा। तो क्या है? दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कई टाइप्स का होता है, देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट सॉलिड फूड, डाइजेस्ट इज ऑब्जर्व न्यूट्रिशन, एसिमिलेट्स एंड इजेक्ट वेस्ट। देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट करते हैं सॉलिड फूड, यानी जैसे हम लोगों में सबसे पहले खाना खाते हैं, उसके बाद क्या होता है? डाइजेस्ट होता है, फिर उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या किए जाते हैं? ऑब्जर्व किए जाते हैं, एसिमिलेट्स किया जाता है और उसके बाद बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू एक्सक्रेशन। तो इस तरीके के जो न्यूट्रिशन होता है उसे कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ह्यूमंस में, लायंस में एंड डॉग्स में इस तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है। और भी बहुत सारे हैं जिनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। हमारे सिलेबस में है ह्यूमन के न्यूट्रिशंस को, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन कितना होता है, किस तरीके से होता है। तो देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। सबसे पहले क्या है? माउथ। हमारा जो न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले फूड जो हम इंटेक करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? माउथ में करते हैं। तो देखिए, माउथ में क्या क्या पाया जाता है? माउथ में टीथ पाए जाते हैं आपके, और स्लाइवा कंटेन एमाइलेज टू डाइजेस्ट स्टार्च। माउथ में सबसे पहले टीथ पाए जाते हैं। टीथ क्या करते हैं? जो आप फूड पार्टिकल्स को खा रहे हैं, जो आप कुछ भी खा रहे हैं उसे क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में फूड को। फूड का ब्रेक डाउन कर देंगे। उसके बाद देखिए, हमारे माउथ में क्या पाई जाती हैं? ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि क्या करती हैं? सलाइवा को बाहर निकालती हैं, और ये सलाइवा हमारे फूड के अंदर मिक्स हो जाता है, और जो हमारे फूड में अगर स्टार्च पार्टिकल हैं तो उसको क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। ये देखिए, ये आपका यहाँ से जब आप डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका डाइजेशन क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। उसके बाद जिस नली से जो आपका फूड है वो आपके आगे जाएगा, उसे कहा जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? फूड मूव्स टू स्टमक बाय द पेरिस्टेलिस, यानी जिसके थ्रू फूड आपका स्टमक में जाता है, उस पाइप को हम लोग कहते हैं ओइसोफेगस, या इसे फूड पाइप भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है? स्टमक। इसके बाद हमारा क्या है? स्टमक। स्टमक क्या करता है? स्टमक जो है गैस्ट्रिक्स जूस कंटेन पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू द पेप्टाइड्स, यानी स्टमक में जो भी आपका फूड आया है उसमें जो प्रोटीन है उसको छोटे छोटे
पेप्टाइड्स में क्या करता है, स्टमक कन्वर्ट करता है और इसके लिए ये रिलीज करता है क्या, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की हेल्प से क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्या है, स्टमक है। उसके बाद हमारा अगला है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, अब देखिए स्टमक के बाद जो आपका पार्ट आएगा उसे कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के बाद जो आपका पार्ट आएगा, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रही, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट होता है जिसे कहते हैं ड्यूडेनियम, ये रिसीव करता है वाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस टू डाइजेस्ट फैट। यहाँ पे किसका डाइजेशन होता है, फैट्स का होता है, प्रोटीन्स का होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। जो आपने फूड खाया है उसमें जो फैट्स पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा एंड कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, वो यहाँ पे डाइजेस्ट होगा। किसकी हेल्प से होगा, देखिए वाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। वाइल जूस आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है, वहां से आपको मिल जाएगा, और पैंक्रियाटिक जूस आपका पैंक्रियास ग्लैंड्स में बनता है, वहां से आपको मिल जाएगा। पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आएगा, जिसकी हेल्प से जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होगी ये डाइजेस्ट कर देगी आपके फैट्स को एंड प्रोटीन्स को एंड कार्बोहाइड्रेट को। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, अब इसमें से जो आपको डाइजेस्टिव फूड मिल गया, ये हमारा पार्ट नहीं है, ये सब हेडिंग है, इसको पार्ट्स मत याद रखिएगा। अब जो भी फूड का ब्रेकडाउन हो गया है, अब उसमें से जो जरूरी न्यूट्रिशन है उनको क्या कर लिया जाएगा, ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। न्यूट्रिशन ऑब्जर्व इनटू ब्लड, जो न्यूट्रिशंस हैं उनको डायरेक्टली ब्लड में ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। किसके द्वारा, विलाई के द्वारा, जो पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इनको स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई पाई जाती है उनके द्वारा जो भी न्यूट्रिशन का हमें हमारी बॉडी को चाहिए, हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब क्या कर लिए जाएंगे, ऑब्जर्व कर लिए जाएंगे। उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट है उसे भेज दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जो उसके अंदर वाटर कंटेंट है उसको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, और अगर कुछ क्वांटिटी में आपके मिनरल्स रहते हैं तो वो भी ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। कुछ क्वांटिटी में अगर मिनरल्स होंगे तो वो भी ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, और बाकी जो बचेगा उसे फिशेस के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर क्या, लास्ट पार्ट है हमारा रेक्टम, जिसे एनस बोला जाता है। ये क्या करता है, इजेक्शन ऑफ वेस्ट, ये वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देता है। यहाँ पे डायग्राम ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा। कुछ एंजाइम्स बताए गए हैं, कौन सा एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है, कौन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कौन स्टार्च को, कौन फैट को, कौन ग्लूकोज को, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला हमारा न्यूट्रिशन है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफिटिक फीड्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, यानी जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो सड़े गले हुए मैटर्स होते हैं जो उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, इस तरीके के न्यूट्रिशन को कहा जाता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। दिस रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम एक्सटर्नली टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपल फॉर्म एंड ऑब्जर्व देम। देखिए ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म अपने जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसको जो डेड ऑर्गेनिजम्स है या जो डिकेइंग मैटर है उसके ऊपर छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो ऑर्गेनिजम्स है या जो मैटर है वो सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, फंजाई एंड बैक्टीरिया में पाया जाता है। अगला हमारा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन सिंपल सा है कि कोई भी अगर पैरासिटिक जीव है वो किसी दूसरे जीव के ऊपर रह रहा है और उसी से अपने न्यूट्रिशंस को ले रहा है, तो इस तरीके के न्यूट्रिशंस को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। एग्जांपल में आप प्लेज्मोडियम को देख सकते हैं और क्रस्कटा एक प्लांट से, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी ध्यान रखिएगा। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन ऐसा होता है जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट्स होता है, मतलब एक कोई काम करेगा दूसरा बचा हुआ काम करेगा, और जब फूड बनेगा तो दोनों उसको क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जैसे लाइकेंस में आप देख सकते हैं दो जीव होते हैं, एक एल्गी एंड फंजाई। अब एल्गी देखिए फोटोसिंथेसिस कर सकती है और फंजाई क्या करती है, अपनी रूट से वाटर को ऑब्जर्व करती है और दोनों मिलकर क्या करते हैं, फूड्स को बनाते हैं और फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इस तरीके के न्यूट्रिशन को सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अगला टॉपिक है हमारा रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। Respiration is the process of breaking down food molecules to release energy for the body. Respiration क्या है,
कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड मॉलिक्यूल्स का, जिससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन को अलग अलग नहीं कर पाते हैं और उसको एक में ही बता देते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ब्रीथिंग अलग प्रोसेस है और रेस्पिरेशन अलग। मैं बता देता हूँ कितना सा डिफरेंस है। देखिए, ब्रीथिंग क्या है कि आपने ऑक्सीजन को इंटेक किया, लंग्स तक की गई ऑक्सीजन, और वहां से आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव किया लंग्स में, और लंग्स के थ्रू फिर आपने विंड पाइप के थ्रू उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया। अगर यहाँ तक की प्रोसेस हो रहा है तो इसे कहा जाता है ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन ये होता है कि आपने ऑक्सीजन इनटेक की, फिर वो आपकी सेल्स में गई, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में गई, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को स्टोर किया एटीपी के फॉर्म में, वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई उसे बॉडी के बाहर लाकर छोड़ दिया। यानी होल प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। और ब्रीथिंग क्या है? उसी का एक पार्ट है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग स्टोर करते हैं एटीपी के फॉर्म में। फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है एटीपी का। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एक आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एक क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन नाम से ही पता चला, एरोबिक जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। जब ग्लूकोज आपका कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, तो ये होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। इक्वेशन आपको एरोबिक रेस्पिरेशन की यहाँ पे दी गई है। देखिए, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे कंप्लीटली क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन गई है और आपको 38 एटीपी भी रिलीज हो गई है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। कहाँ पे होगा ये प्रोसेस? अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में ये प्रोसेस होता है। एग्जांपल्स किन किन में होता है? तो देखिए, ह्यूमंस में होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है। इस तरीके का आपका रेस्पिरेशन। उसके बाद बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है ब्रेकडाउन तो हो जाता है लेकिन पार्शली होता है और लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है कंपेयर टू, जैसे इसमें 38 एटीपी है, इसमें बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं एनिमल्स में बात करूं, हमारे में भी कभी कभी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जब हमारी कोई मसल्स बहुत ज़्यादा थक जाती है और वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती, तो उस केस में हमारी बॉडी करती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो ग्लूकोज होता है जब इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो यहाँ पे बनाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड, और इस प्रोसेस में 2 एटीपी सिर्फ रिलीज होती हैं। देखिए, कंपेयर करिए, यहाँ पे 38 एटीपी और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, 2 एटीपी, यानी बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में आपको एनर्जी मिल रही है। अकर्स इन मसल्स ड्यूरिंग विगोरियस एक्सरसाइज। अभी मैंने आपको बताया कब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा कोई वर्क करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा दिया गया है ईस्ट में, ये प्रोसेस होता है, ये इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसे बोला जाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज की इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब आप रिएक्शन कराते हो तो एथेनॉल बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसे देखिए कहाँ यूज किया जाता है इस प्रोसेस को, ब्रेविंग में, बेकिंग में एंड अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। इसी से आपका एथेनॉल बनाया जाता है। केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में हमने इसको डिस्कस भी किया है, और इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एनर्जी इतनी क्वांटिटी में नहीं होती कि इसे एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, यानी आप समझ सकते हैं बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें पढ़ना है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। इन सब से मिलकर क्या होता है, आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। कहाँ से शुरू होता है, नोज से शुरू होता है, फिर उसके बाद फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स आता है, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई पे जाके आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें नोज। सबसे पहले नोज का काम क्या है, नोज का काम ये है कि जो आपको एयर मिली है उसे फिल्टर करना और वार्म करना, यानी उसके जो टेम्परेचर है और उसको क्या करना, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लाना, और क्या करना, मॉइस्चर
करना, मॉइस्चर को ऐड करना। उसके बाद बात करें ट्रेकिया। ट्रेकिया देखिए एक ट्यूब होता है जिसमें कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती हैं, और ये करता क्या है, ये आप जो ऑक्सीजन आपने ली है नोज के थ्रू उसको लंग्स तक के पहुंचाने का काम करता है। देखो, कंडक्ट एयर टू लंग्स, एयर को लंग्स में पहुंचाने का काम करता है। अगला हमारा क्या है, ब्रोंकी है। ब्रोंकी क्या है, ब्रोंकी देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो दो पाइप जैसे दिखाई दे रही हैं, इन्हें कहा जाता है ब्रोंकी। यानी जो ट्रेकिया होती है ये आगे जाके आपके किसमें डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकी में डिवाइड हो जाती है। दो ब्रोंकी हो जाती हैं, एक लेफ्ट ब्रोंकी और एक राइट ब्रोंकी। दो ब्रोंकीज में देखिए यहाँ पे डिवाइड हो गई है, ध्यान से देखिए डायग्राम में, लेफ्ट ब्रोंकी एंड राइट ब्रोंकी। यही ब्रोंकी आगे जाके क्या बना लेती है, ब्रोंक्यूल्स बना लेती है। जो ये आपको ब्रांचेस दिखाई दे रही है लंग्स के अंदर, ये जो ब्रांचेस हैं कई सारी, यही आपकी क्या है, ब्रोंक्यूल्स हैं। यानी जो ब्रोंकी है वो आगे जाके डिवाइड होती है और क्या बना लेती है, ब्रोंक्यूल्स बना लेती हैं। उसके बाद हमारा क्या है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में जो आपको ये छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, सरफेस दिख रहे हैं, ये क्या है, एल्वियोलाई है। और यही क्या करते हैं, यही आपका जो है गैस का एक्सचेंज करती हैं। उसके बाद देखो हमारा क्या है, डायफ्राम है। डायफ्राम क्या करता है, मसल्स डेट हेल्प इन इनहेलेशन एंड एक्सक्लेशन, यानी जो ऑक्सीजन को अंदर लाने में और बाहर निकालने में, ऐसी मसल्स जो ऑक्सीजन को अंदर लाने में और बाहर निकालने में हेल्प कर रही है, वही आपका क्या है, डायफ्राम है। ये आपको देखिए दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे पट्टी दिखाई दे रही है, यही आपकी क्या है, डायफ्राम है। गैस एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो देखिए, ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई से ब्लड के द्वारा जा रही है बॉडी में, और कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है एल्वियोलाई, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के द्वारा बाहर निकाली जा रही है। यानी ऑक्सीजन एल्वियोलाई के द्वारा ब्लड के अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, बाहर निकाली जा रही है। देखिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए क्या हो रहा है कि इसके हमें 2 या 3 पार्ट्स बनाने पड़ सकते हैं, लेकिन चूँकि अच्छे तरीके से हमें इसको एक्सप्लेन करना है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा बेटा टाइम इसमें ज़्यादा लगने वाला है। इक्वेशन हम रेस्पिरेशन देख लेते हैं, फिर अगला टॉपिक हम लोग कल से शुरू करेंगे। तो देखिए इक्वेशन और रेस्पिरेशन में क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। इस इक्वेशन को याद रखिएगा। आपका ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, वाटर बनाता है और एनर्जी बना लेता है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए इसमें, और एक एक पॉइंट्स को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और इसके अगले वीडियो के लिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। कल हमारे चैनल पे इसका अगला वीडियो अपलोड होगा। तो जब तक के लिए इसको ध्यान से रिवीजन कर लीजिए, इसके नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको भी बना के प्रैक्टिस कर लीजिए।